नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भौतिक प्रदेशों में चौथा वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम तटीय मैदान और द्वीप समूह का लेक्चर पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने तटीय मैदानों को पढ़ा और उसमें तटीय मैदानों में इधर तटीय क्षेत्रों में जो बंदरगाह थे वो पार्ट बचा हुआ था। आज हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाहों को देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं, इनको अपन आज के लेक्चर में यहां से अपन शुरुआत करते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह और इनको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। ये वाला पश्चिमी तट और ये वाला इलाका होगा पूर्वी तट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है, उनका एक क्रमबद्ध तरीके से अपन उनको याद रखना। हालांकि यहाँ से सवाल कई कबार पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जाएंगे। खुले सवाल होते हैं जिनको आप किसी चैप्टर के तहत नहीं ले सकते। यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आप किसी चैप्टर के तहत नहीं ले सकते। वो आपसे खुले सवाल होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर डेली आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तब भी यहाँ से इस तरह के सवाल जो बनते हैं उनको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अपन उनको एक साथ यहाँ पर टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ लगाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह, इनको अपन एक ट्रिक से याद करेंगे। इनकी अपन एक ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक से हमें क्रमबद्ध तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ हमें ये बंदरगाह याद हो जाएंगे। तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों की एक ट्रिक बनानी है आपको। हम एक कंपनी बनाते हैं नमक की, नमक उत्पादन की अपन एक फैक्ट्री बना लेते हैं। एज्यूम करें, कल्पना करें जैसे हमने एक फैक्ट्री बना ली। उस फैक्ट्री में हमारा काम क्या है, नमक उत्पादन का है। उस फैक्ट्री का नाम हमने क्या रखा, कमजम नमक। नमक होता है ना, तोता नमक, टाटा नमक, कृष्णा नमक, और भी कई प्रकार के नमक की थैलियां मिलती है मार्केट में। उसी तरीके से हमने कोई फैक्ट्री बनाई नमक की और उसका नाम रखा कमजम नमक। तो कमजम नमक से हमको एक ट्रिक बनानी है। ये मैंने ट्रिक बनाई कमजम नमक। ये कमजम नमक, ये पश्चिमी तट के बंदरगाहों को याद करने की ट्रिक है। कमजम नमक, कौन सा नमक, कमजम नमक। कमजम नमक यहां से किस शब्द से कौन सा बंदरगाह याद रहेगा, कांडला बंदरगाह। इससे मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का एक दूसरा नाम भी है, नवाशा बंदरगाह। इसका अन्य नाम क्या है, नवाशा बंदरगाह। तो कभी घबराना मत। अगर आपसे ये पूछ ले कि नवाशा बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, मुंबई का बंदरगाह है। इस वाले एन से बनेगा मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह। ये नमक में हमको ये काम में लेना है, ठीक है। नमक तो मैंने लिखा है, ट्रिक बन जाए। यहां से एनएम को साथ रखना है और के अलग रहेगा। इससे बनेगा न्यू मंगलोर। इससे क्या नाम बनेगा, न्यू मंगलोर, और के से बनेगा कोच्चि। ये बंदरगाह हमें पश्चिमी तट के लिए याद रखना है। कमजम नमक, के से कांडला, एम से मुंबई, जैसे जवाहरलाल नेहरू। इसका एक दूसरा नाम है नवाशा बंदरगाह। इस एम से मोरमुगाओ, एनएम से न्यू मंगलोर और के से कोच्चि। ये इनका क्रम हमें उत्तर से दक्षिण यहां से ऐसे याद करना है। इधर कांडला, फिर मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मोरमुगाओ, न्यू मंगलोर और कोच्चि। कौन सा किस राज्य में है याद रख, आसानी से रह जाएगा। कांडला मिलेगा गुजरात में, गुजरात के तट पे मिलेगा। ये जवाहरलाल नेहरू और मुंबई दोनों महाराष्ट्र के तट पे मिलेंगे, महाराष्ट्र राज्य के तट पे। मोरमुगाओ मिलेगा गोवा में, न्यू मंगलोर मिलेगा कर्नाटक में, और कोच्चि मिलेगा केरल में। ये इन बंदरगाहों के राज्य हो गए और इनका यही क्रम हो गया। इस ट्रिक से आप पश्चिमी तट के बंदरगाहों को याद रख सकेंगे। गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, इसकी प्रकृति कैसी है, ज्वारीय बंदरगाह है।
विशेषताओं में क्या याद रखेंगे, हल्की फुल्की एक आधी विशेषताएं मिल जाएगी किसी ना किसी की, तो अधिकतर की नहीं मिलेगी, जिसकी मिले वो अपने को याद कर लेनी है। तो कांडला बंदरगाह कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और ये सभी बंदरगाह यहाँ के कैसे हैं, ये प्राकृतिक बंदरगाह। ये बंदरगाह कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, अपने आप बने हुए बंदरगाह हैं। इनको कृत्रिम रूप से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप प्राकृतिक रूप से बने हुए बंदरगाह हैं। तो कमजम नमक से हमें पश्चिमी तट के बंदरगाह याद हुए। आगे चलते हैं और अब पढ़े अपन पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट ये, और इस पूर्वी तट के बंदरगाह हमें याद करने हैं। लिखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। इसकी भी अपने को एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक से याद करते हैं ताकि क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाए। ट्रिक ये आपको जरूरत नहीं पड़े, ऐसे भी याद हो पाए आपसे, तो ऐसे याद कर ले, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूर्वी तट के बंदरगाहों की ट्रिक क्या बनेगी, टीसी इवोपरेट है क्या। कहानी को समझना है। आप स्टेशन पे गए और आपने पूछा, ऑफिस में जाके पूछा कि टीसी, ट्रेन में टिकट चेक करने वाला होता है, टीसी बोलते हैं उसको अपन। तो आपने ऑफिस में जाकर पूछा कि टीसी इवोपरेट है क्या, अगले ने बोला हाँ या नहीं है, वो मामला अलग है। पर आपने सवाल क्या पूछा, टीसी इवोपरेट है क्या। इवोपरेट उसका नाम है, तो विदेशी नाम है, हमारे इंडिया का नाम नहीं है, अजीब सा नाम है इवोपरेट। तो आपने ऑफिस में जाकर पूछा कि टीसी इवोपरेट है क्या, अगले ने बोला है या नहीं, कुछ भी बोल दिया, पर अपना तो सेंटेंस हमें टीसी इवोपरेट है क्या याद करना। टीसी इवोपरेट है क्या, ये सवाल आपने किसी ऑफिस में जाकर, रेलवे स्टेशन पर जाकर आपने ये सवाल पूछा कि टीसी इवोपरेट है क्या। उसने पता नहीं कौन सा जवाब दिया, पर हमें यहाँ पर ट्रिक मिल जाएगी। टीसी इवोपरेट है क्या, इस टी से बनाना है तूतीकोरिन, इस टी से बनेगा तूतीकोरिन, सी से बनेगा चेन्नई, ई से बनेगा एन्नोर, वी से बनेगा विशाखापट्टनम, और पी से बनेगा पारादीप, है से बनेगा हल्दिया, और इस के से बनेगा कोलकाता। ये हमें बंदरगाह पूर्वी तट के याद करने, और इनका क्रम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ याद करना है। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये बंदरगाह पूर्वी तट के बंदरगाह माने जाते हैं। तूतीकोरिन कहां पर है, राज्य आसानी से याद हो जाता है, जरूरत नहीं वैसे जरा कुछ याद करने की, फिर भी अपन देख लेते हैं। तमिलनाडु में। चेन्नई भी कहां का है, तमिलनाडु का है। चेन्नई भी कहां का है, तमिलनाडु का। एन्नोर कहां का है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम किधर का है, ये भी आंध्र प्रदेश का। पारादीप कहां का है, ओडिशा का बंदरगाह है। हल्दिया और कोलकाता दोनों किधर के हैं, पश्चिम बंगाल के। ये हमें पूर्वी तट के बंदरगाह इस तरह से याद हुए। टीसी इवोपरेट है क्या, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये मुख्य मुख्य बंदरगाह हमें याद करना है। अब इनकी अगर कोई विशेषता है, विशेष विशेषता इनकी अगर कोई है तो उसे अपन याद कर लेते हैं। कोई विशेष विशेषता इनकी अगर हो, विशेषकर हो, जिसे सवालों में पूछा जाता है, वो अपन देख लेते हैं। टीसी शब्द से आपको याद करना है, टीसी। तूतीकोरिन जो है ये भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। टीसी से देखो, टी और सी दोनों से इनके एक विशेषता याद करेंगे। हल्का सा अंतर होगा, सेंटेंस लगभग समान होगा विशेषता का, और जो अंतर आएगा वो मैं समझा दूंगा। पहले चीज कैसी बनेगी, प्राकृतिक चीज पहले बनेगी ना, तो टी में ऊपर वाला जो टी है ना, इससे अपन सबसे पहले सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में इसे याद रखेंगे। सबसे प्राचीन
प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। और चेन्नई कैसा है? सबसे प्राचीन चेन्नई बंदरगाह, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कैसा है? सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर केवल अंतर जो बना वो कृत्रिम और प्राकृतिक का बना, और टीसी शब्द से हमें दोनों को याद रखना है। टी से तो टी पहले आया हुआ है ना, आपने ट्रिक में भी टी पहले है, तो उसको पहले प्राकृतिक वाला रख देंगे और बाद में कृत्रिम का रखेंगे। टीसी से हमें इन दोनों चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह की विशेषता मालूम पड़ी। इसके बाद में आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में याद करना है। विशाखापट्टनम, इसको विजाग बंदरगाह भी बोलते हैं, विजाग बंदरगाह भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? विजाग, इसे ही कहते हैं। विजाग बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह को ही विजाग बंदरगाह कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है विजाग बंदरगाह की, विशाखापट्टनम बंदरगाह की? इसकी विशेषता मैं लिख रहा हूं, ये भारत का एकमात्र स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है, स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता क्या है? ये भारत का स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है, यानी ऐसा बंदरगाह है जिसके बीच में इधर मतलब जो है पहाड़ी सी बनी हुई है, चट्टान है। ये डायरेक्टली समुद्र के साथ लगा हुआ नहीं है, एक चट्टान के सहारे इस बंदरगाह का इसको व्यवस्थित किया गया है। तो एक तरह से स्थल अवरुद्ध बंदरगाह इसे कहते हैं। भारत का एकमात्र स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है, और ये बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोच चट्टान के साथ, डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे बना हुआ है। डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे बना हुआ है। कौन सी चट्टान? एक पहाड़ी नुमा संरचना है, उस चट्टान के सहारे ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी समुद्र से थोड़ा अंदर की तरफ, स्थलीय भाग की तरफ ये बंदरगाह बना हुआ है। बीच में एक नहर जैसी संरचना है, उस नहर के द्वारा इसे समुद्र से जोड़ा गया है। इसमें अगली विशेषता क्या लिखोगे? नहर के द्वारा इसे समुद्र में जोड़ा गया है, इसे नहर के द्वारा समुद्र में जोड़ा गया है। डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे ये बना हुआ है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि समुद्र के सहारे लगा हुआ है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और यहां से इधर में जो है एक नहर के द्वारा इसे समुद्र से जोड़ा गया, और जिस चट्टान के सहारे ये बना हुआ है उस चट्टान को कहते हैं डॉल्फिन नोच। याद रखिएगा, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद, नवाशा बंदरगाह के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे बना हुआ है। जलयानों और पोतों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ये इस जगह की विशेषताएं आपको याद करनी है। तो इस तरह से विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषताएं हमने देखी। इसके बाद में पारादीप ओडिशा का है। पारादीप बंदरगाह हर मौसम में काम करने वाला बंदरगाह, सभी मौसम में सक्रिय रहने वाला बंदरगाह, सभी मौसम में सक्रिय रहने वाला बंदरगाह। हल्की सी विशेषता है, किताबों में कहीं मिली मुझे भी, मैं भी इसको ऐसे याद कर लिया। हर मौसम में, सभी मौसम में सक्रिय रहने वाला बंदरगाह है। हल्दिया और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है। कोई विशेष अलग चीज यहाँ से अपने को नहीं याद करनी। इस तरह से हमने पूर्वी तट के बंदरगाहों को भी देखा। हमारे तटीय मैदान पूरे हुए, तटीय जो तट की चीजें थी वो हमने पढ़ी। अब तटीय मैदान और द्वीप समूह, दो हेडिंग थी ना इस पहले वर्गीकरण में। चौथे वर्गीकरण में तटीय मैदान और द्वीप समूह दोनों नाम थे। तो द्वीप समूह भी होते हैं,
थोड़ा इस तरह बना देता हूँ मानचित्र को मैं। तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान तो क्लियर हो गया, पूरा हो गया। अब हमको करना है द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। द्वीप समूह क्या होते हैं? तटीय मैदान और द्वीप समूह इस तरह से। ये जो है ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां जो द्वीप समूह होगा उसे अपन कहेंगे लक्षद्वीप समूह। ये द्वीप समूह जो है इसे तो कहेंगे लक्षद्वीप समूह, और इस वाले भाग में बंगाल की खाड़ी वाले भाग में जो द्वीप समूह होगा उसे कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। और यहां जो द्वीप समूह होगा उसे कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या है, हम द्वीप समूह पढ़ेंगे। तटीय मैदान तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे अपन द्वीप कहते हैं। और ऐसे द्वीपों की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो उस क्षेत्र को हम द्वीप समूह कह देते हैं। तो नया कुछ भी नहीं है, आपको पहले से पता होगा। द्वीप समूह का मतलब द्वीपों का समूह, और द्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूखंड, ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो। तो इनके चारों ओर पानी है तो ये द्वीप कहलाए, और बहुत सारे द्वीप हो गए तो इनको कहते हैं द्वीप समूह। भारत में द्वीप समूहों को दो भागों में मोटे मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार लिखिए। भारत में मुख्य रूप से दो द्वीप समूह। भारत में मुख्य रूप से दो द्वीप समूह। पहला द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। अरब सागर की तरफ ये वाला भाग क्या है, इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं। अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे तो कहते हैं लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप समूह है इसे अपन कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आज हम पहला द्वीप समूह पढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पहला द्वीप समूह जो पढ़ेंगे अपन आज, ये वाला द्वीप समूह अपन पढ़ेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। हेडिंग लगाइए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में। किधर है इसकी स्थिति? किधर है स्थिति? कहाँ होगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में मतलब इस बंगाल की खाड़ी वाले हिंद महासागर का जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी, इस तरफ ये अवस्थित है, ये द्वीप समूह स्थित होगा। तो पहला ही सवाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसे आप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लद्दाख के बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दर्जा जो है अब लद्दाख को जाने वाला। थोड़ा इस पर रिसर्च करेंगे, मैं अगले लेक्चर में आपको गूगल करके बताऊंगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। मुझे भी क्लियरिटी नहीं है, यहाँ अपन थोड़ा सा इस पर रुकेंगे। अभी के पुराने नोट से उनमें तो अपन पढ़ते आए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सॉरी यूनियन टेरिटरी है। किंतु लद्दाख अब एक नया यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हम देखते हैं कि लद्दाख भी काफी बड़ा है क्षेत्रफल में। तो एक बार फिर से अपन थोड़ा देखेंगे कि
लद्दाख का क्षेत्रफल कितना और इसका कितना, तो वहां अपन थोड़ा सा याद रखेंगे। तब तक के लिए आप हल्का सा याद रखिए कि काफी बड़ा द्वीप समूह ये माना, काफी बड़ा यूनियन टेरिटरी माना जाता है। यहाँ इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य यही है, सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क जो है वो यहीं पर है। कितने हैं? 19। अगर आपसे पूछे हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऐसा ही सवाल पूछ ले आपसे सीधा सीधा, तब आप क्या आंसर लगाओगे? और ऑप्शन में अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लिखा हुआ है तब आप ये मत छोड़ना कि छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, राज्यों की बराबरी कैसे करेगा, गलत हो जाएगा। याद रखना आंसर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही लगाना है। सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कहाँ, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब पर्यावरण से कोई सवाल पूछ लेगा ना आपसे कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, और ऑप्शन में अगर किसी एक ऑप्शन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगाएंगे। वैसे अगर राज्य का पूछ ले तब मध्य प्रदेश लगाएंगे, लेकिन अगर राज्य उसमें अगर ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा होगा तब सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ लगाएंगे? इसी क्षेत्र में लगाएंगे। 19 वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद अब देखो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इसकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी इसकी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। सेल्यूलर जेल यही है, बहुत ही प्रसिद्ध जेल रही है सेल्यूलर जेल, वो कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में ही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, सैंडल पीक, जिसका दूसरा नाम क्या है? कल्याण शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, या फिर पूछ ले कि सैंडल पीक का संबंध, मिलान करने वाले सवाल, चोटियों को उनके स्थान से मिलान करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं ना। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, या फिर माउंट आबू, या आपसे और कुछ दोदा बेटा पूछ ले, अन्नाई मुड़ी पूछ ले, धूपगढ़ से मिलान करने का सवाल पूछ ले, तो उनके साथ उस ग्रुप में सैंडल पीक या कल्याण शिखर भी लिखा आ सकता है, और उसको युग्म, कौन सा युग्म सुमेलित है कौन सा नहीं है, इस प्रकार के सवाल जब पूछे जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको लगाना है। तो इस प्रकार से ये इसकी सामान्य जानकारी हुई। अब हमें इसका भी विभाजन करना पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी हमें विभाजन करना पड़ता है। अंडमान समूह और निकोबार, तो एवं लग गया, मतलब इसके भी विभाजन है। ये पूरा द्वीप समूह भी क्या है? 2 भागों में बटा हुआ। एक भाग कौन सा है? ये वाला भाग तो कहलाता है अंडमान समूह, और ये वाला भाग कहलाता है निकोबार समूह। 2 भागों में इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से 2 भाग? पहला भाग है अंडमान समूह, पहला भाग है अंडमान समूह, और दूसरा भाग है निकोबार समूह। पहला भाग कौन सा है? अंडमान समूह है, और दूसरा भाग है निकोबार समूह। इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर का भाग जो होगा वो कहलाएगा अंडमान समूह, और नीचे का भाग कहलाएगा निकोबार समूह। तो ये मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, अंडमान समूह और निकोबार समूह। इसके बाद इनके अंदर भी और वर्गीकरण है, इसके अंदर भी और हमें वर्गीकरण रखने हैं। यहाँ पर भी एक और वर्गीकरण आपको देखने हैं, यहाँ पर भी वर्गीकरण देखेंगे। अंडमान समूह भी आगे और वर्गीकरण के साथ है। ये कहलाएगा उत्तरी अंडमान। पूछ लेगा, मिलान करने वाले सवालों में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, डीप जाकर के पूछा जाए, हो सकता है ना कि आपसे
अंडमान समूह के अंदर कोई चीज हो और उसके बारे में पूछ ले तब बताना पड़ता है, तो और इसका वर्गीकरण हमें करना पड़ेगा। तो अंडमान समूह को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, फिर आएगा मध्य अंडमान, फिर आएगा दक्षिणी अंडमान और डी में आएगा लघु अंडमान। इस तरह बनाएंगे इनको, इस तरह से, ठीक है। तो अंडमान समूह को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे उत्तर में इसे तो कहेंगे उत्तरी अंडमान। सबसे उत्तर में जो होगा वो कहलाएगा उत्तरी अंडमान, ये कहलाएगा मध्य अंडमान, ये कहलाएगा दक्षिण अंडमान और ये कहलाएगा लघु लिटिल अंडमान। ये 4 इसके वर्गीकरण हमें करने हैं। तो सबसे पहले अपन इन चारों को देखेंगे कि इनमें अगर कोई सवाल पूछे जाने की संभावना होगी तो वो कैसे पूछा जा सकता है। तो यहां मैं आपको अभी इस निकोबार समूह को थोड़ा मिटा रहा हूं, इसकी हेडिंग बाद में लगाकर पढ़ेंगे। पहले अपन इन चारों में अगर कोई सवाल बनता हो इधर से तब पूछेंगे। तो यहां से मैं सवाल नंबर 1 लिखा रहा हूं आपको। अंडमान समूह म्यांमार के अराकान योमा पर्वत का दक्षिण विस्तार माना जाता है। ये जो अंडमान समूह है ना, ये वाला, ये यहां पर हमने देखा म्यांमार है। नॉर्थ ईस्ट में अराकान योमा में जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था उस समय मैंने पढ़ाया अराकान योमा, हिमालय का म्यांमार तक जो विस्तार था वो अराकान योमा तक चला गया था। तो कहा जाता है कि ये जो अंडमान समूह है ना, ये उत्तरी भाग, ये कहीं ना कहीं उस अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। यहाँ एक अराकान योमा पर्वत आपको मिलेगा म्यांमार में। जब मानचित्र देखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ मानचित्र में। ये जो मानचित्र है यहाँ, ये जो भाग है, इस भाग को अपन कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर का जो भाग होगा ये वाला, ये है अंडमान समूह। नीचे का भाग जो है डॉट डॉट के रूप में दिख रहा है, इसे कहेंगे निकोबार समूह। और यहाँ पर अराकान योमा आपको मिलेगा। तो ये अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार माना जाता है, इसे आप लिखिए। इस विशेषता के बाद अपन अब इसकी एक एक करके इन चारों भागों की विशेषताएं देखते हैं। कोको चैनल, कोको चैनल क्या है? चैनल का मतलब होता है जलमार्ग, जलीय जो रास्ता होता है, रास्ता तो क्या जली होता है, उसको बोलते हैं चैनल। तो उत्तरी अंडमान को म्यांमार का कोको द्वीप है, उस कोको द्वीप से जोड़ने वाली जो जलसंधि होती है उसे अपन कहते हैं कोको चैनल। देखो ये अंडमान जो है ना, ऊपरी भाग, आखिरी ये जो उत्तरी बिंदु है ना म्यांमार का, ये इसका अंडमान समूह का ये जो उत्तरी भाग है ना, इसे और यहाँ पर म्यांमार में कोई कोको द्वीप होगा, उन दोनों को जोड़ने वाली चैनल को कहते हैं कोको चैनल। तो क्या लिखेंगे अपन? उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के कोको द्वीप को जोड़ने वाला चैनल। उत्तरी अंडमान मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर एक साथ बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप को जोड़ने वाला जो चैनल है उसे कहेंगे कोको चैनल। ये बात हमें याद रखनी है, यहां से हमको ये वाली बात याद रखनी है। इसके बाद हमको याद करना है कि इसका अंतिम द्वीप कौन सा है। उत्तरी क्षेत्र का अंडमान समूह का जो उत्तरी अंडमान है ना, इसका अंतिम द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान का उत्तर की तरफ आखिरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे? लैंडफॉल द्वीप। मतलब यहां पर जो द्वीप होगा सबसे आखिर में उसे कहेंगे
लैंडफॉल द्वीप, इसे भी आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। अंडमान समूह में सबसे उत्तर का जो भाग होगा ये वाला, इसे कहेंगे उत्तरी अंडमान, और ये जो है इसका सबसे आखिरी जो द्वीप होगा उसे कहेंगे लैंडफॉल द्वीप। यहाँ की जो पहाड़ियां होगी, यहाँ नारकोंडम की पहाड़ियां हैं, यहाँ नारकोंडम द्वीप है, यहाँ पर नारकोंडम द्वीप है, इसे आप याद रखोगे, नारकोंडम द्वीप याद रखोगे। और इस नारकोंडम द्वीप पर विषुप्त ज्वालामुखी है, इस नारकोंडम द्वीप पर विषुप्त ज्वालामुखी है, विषुप्त, इसी नारकोंडम के नाम से विषुप्त ज्वालामुखी है। जो विषुप्त मतलब जो सो चुके हैं, जो अब सक्रिय नहीं है, ऐसे विषुप्त ज्वालामुखी भारत में कहाँ है? इसी नारकोंडम द्वीप पर है, जो यहाँ पर आपको इसको लगाना है। नारकोंडम द्वीप ये किसका हिस्सा है? ये भी उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है, याद आप इसको रखेंगे। ये हमने उत्तरी अंडमान के बारे में देखा। अब हम देखते हैं उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में आपको बेरन द्वीप याद होगा, एक बेरन द्वीप है। पहले क्या देखा हमने? लैंडफॉल द्वीप देखा, जो सबसे उत्तर में है, मतलब सबसे आखिरी में है। फिर हमने देखा नारकोंडम द्वीप समूह, जहां पर क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सो चुके ज्वालामुखी है। अब एक बेरन द्वीप है, यहां पर क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखोगे कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमको उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में, उत्तरी अंडमान के साइड में ही मिलता है। तो आप मोटे तौर पर कहो तो बेरन द्वीप उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, बेरन द्वीप उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। पर अगर मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे तो हमको ये उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के थोड़ा सा उत्तरी अंडमान की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ नॉर्थ अंडमान जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बेरन द्वीप है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्या करोगे? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप। और बेरन द्वीप कहां पर है? बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और कौन से भाग में है? अंडमान समूह में। और अंडमान समूह में भी अगर आपको और द्वीप पूछ ले तब बताओगे उत्तरी अंडमान की तरफ इसे माना गया। यूपीएससी में पूछा गया, 2017 का सवाल था, 17 या 18 में पूछा गया था बेरन द्वीप के बारे में। तो सवाल पूछे जाते हैं, जितना डीप अपन पढ़ेंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता जाएगा, गलती की गुंजाइश यहाँ से बिल्कुल भी कम होती जाएगी। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। ये भी आपको मानचित्र में ही दिखा देता हूं। पोर्ट ब्लेयर कहां मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर मिलेगा हमको दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर साउथ अंडमान जो है ना, साउथ अंडमान में हमको पोर्ट ब्लेयर मिलेगा, जो इसकी राजधानी, और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में ही सेल्यूलर जेल है। इसी पोर्ट ब्लेयर में आपको सेल्यूलर जेल भी याद रखनी है, ये हम देख रहे हैं। और फिर अंत में क्या आएगा? लघु अंडमान, जो सबसे दक्षिणतम है। अंडमान द्वीप समूह का आखिरी जो पार्ट है उसे कहेंगे लघु अंडमान। इन दोनों के बीच में एक डंकन पास, डंकन पास का मतलब जलसंधि। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है? डंकन पास गुजरता है। क्या याद करोगे? इन दोनों के बीच डंकन पास, पास का मतलब होता है जलसंधि। तो दक्षिणी, चाहो तो पॉइंट बना के लिख लो, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास है। डंकन पास, पास मतलब जलसंधि। डंकन जलसंधि कहां पाई जाती है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। ये उत्तर से दक्षिण अंडमान समूह का वर्गीकरण हमने देखा। उत्तरी अंडमान सबसे उत्तर में, उसके बाद में नीचे की तरफ दक्षिण मध्य अंडमान, फिर आएगा दक्षिणी अंडमान और फिर लघु अंडमान। ये हमें यहाँ पर याद करने हैं। इसके बाद देखते हैं और अंडमान समूह से कौन से सवाल बनते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में क्या हुआ? मैं अभी अंडमान समूह ही चल रहा है अपना, ठीक है, शायद आज अपना अंडमान समूह ही हो पाएगा। अंडमान समूह के बारे में सवाल, अभी जो करंट सवाल पूछा जाएगा वो क्या बन सकता है?
1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर अंडमान समूह के जो द्वीप है ना, यहां पर किसी द्वीप पर 1943 में उन्होंने राष्ट्रध्वज पहनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यहाँ के किसी द्वीप पर राष्ट्रध्वज पहनाया था। वो जो 3 द्वीप है उनका अभी उनकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र की याद में अभी यहाँ पर उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1943 में जो झंडा फहराया था उन्होंने, उसकी याद में एक वर्षगांठ बनाई गई है। तो उनकी याद में अभी यहाँ के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तन किया गया है। हाल ही में सवाल क्या बनेगा, हाल ही में अंडमान समूह के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया है। हाल ही में अंडमान समूह के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया है। कौन कौन से द्वीप है पहले वो लिख लेते हैं, क्यों किया गया बताऊंगा मैं आपको। हेवलॉक द्वीप, दूसरा नील द्वीप और तीसरा है रोस द्वीप। हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रोस द्वीप और तीनों का उत्तर से दक्षिण यही क्रम है। उत्तर से दक्षिण तीनों का क्रम पूछा जाता है ज्योग्राफी में। शहरों का क्रम, जो चीज चर्चा में रही उनका क्रम अभी हाल ही में लिखा है ना मैंने। तो ये करंट अफेयर का सवाल भी, और करंट से बेसिक आपको हमेशा करते रहना है। करंट से बेसिक की तरफ जाना ही है, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, और रोस द्वीप का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो देखो रोस का तो बोस याद रख ले, रोस का बोस। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो है से अपने को स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हमको तुक्का बनाना है, याद हो जाएगा। नील बचा, नील द्वीप से हमें शहीद द्वीप याद करना है। क्यों रखिए नाम परिवर्तन क्यों किए गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में क्यों किए गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। क्या हुआ था 1943 में, लिख लीजिए आगे इसमें, में नेताजी ने यहां तिरंगा फहराया। तो उसकी 75वीं वर्षगांठ अभी कुछ समय पहले मनाई गई। उसकी याद में यहाँ के 3 द्वीपों का नाम बदल करके स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। वो कौन से द्वीप थे, हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन तो आएगा, क्योंकि याद करना एक बार तो आसान होता है, पर किस्मत जब खराब होती है तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, ऊपर वाले का नीचे वाले पे शिफ्ट हो जाता है और नीचे वाले का ऊपर वाले पे। मतलब क्या होता है, नील द्वीप का नाम तो कहाँ लगा दोगे, ऊपर की तरफ लगा दोगे, और हेवलॉक द्वीप का जो नाम रखा वो नीचे वाले द्वीप में किसी और में लगा देंगे। तो हमको तुक्काबाजी करके थोड़ा दिमाग को पागल बनाना है और अपना काम निकाल लेना है। मतलब देखो रोस द्वीप, रोस का नाम बोस, तो समान ध्वनि से हमें याद रह जाएगा। रोस द्वीप का बोस द्वीप, अब बचे 2, स्वराज द्वीप और नील द्वीप, है ना। तो हेवलॉक द्वीप, इसका नाम रखा स्वराज द्वीप। कैसे तुक्का लगाए, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक साहब ने कहा था ये, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उस है को स्वराज, देखो यहाँ पर है मिल रहा है और हमें फिर वजह से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हेवलॉक द्वीप को हम करेंगे स्वराज द्वीप से। फिर लास्ट में बचा एक, इसकी तो समस्या रहेगी नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक अकेला रहेगा, तो याद हो जाएगा। इस तरह से अपने को छोटे मोटे प्रयास, कई बार फनी भी हो जाता है, कई बार लगता है अननेसेसरी है, पर कर लेना चाहिए। अगर लंबे समय तक हमको बिना किसी कंफ्यूजन के अगर याद रखना है
तो हमको ये करते रहना चाहिए जहां तक हमसे हो। कोई और दूसरा इससे अच्छा बने वो तुक्काबाजी करके भी अपन याद कर सकते हैं। तो ये हमने देखा अंडमान द्वीप समूह के अभी 3 द्वीपों के नाम याद रखे गए हैं। इस समूह के अन्य द्वीप कौन कौन से, अन्य द्वीप कौन से, अन्य द्वीप कौन से हैं? उसमें आपको रखना है तारासा द्वीप, केमोरता द्वीप, तारासा द्वीप भी दिखाऊंगा मैं आपको मानचित्र में। तारासा, केमोरता, एक दो और मिल जाएंगे आपको, देखो यहां पर मिलेगा, देखो तारासा, केमोरता, एक और मिलेगा आपको कटचल द्वीप समूह। दूसरा कौन सा मिलेगा इनमें? कटचल द्वीप समूह, कटचल द्वीप। इन्हें भी याद करेंगे। ये भी किसके हैं? ये भी हमको इधर अंडमान द्वीप समूह से ही याद करने हैं। तो अन्य द्वीपों के अंदर भी आपको ये वाले द्वीप याद करने, ये वाले फेमस है, इनसे सवाल पूछा जाता है। तारासा और केमोरता द्वीप समूह याद करने हैं। आज के लेक्चर का अंतिम बात हमें इसमें क्या लिखनी है कि अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये जो समय ये लाइन बनेगी, अगर यहाँ से अगर इसको अलग करने की, इस वाले को अपन क्या कहेंगे, इनको अलग करने वाला जो है उसे कहेंगे 10 डिग्री चैनल। लिखिए अंडमान समूह, यानी कि यहां से क्या मिलेगा अपने को, नीचे लघु अंडमान मिलेगा ना, सबसे नीचे लघु अंडमान ही है ये, लघु अंडमान। और ये वाला कौन सा? कोर निकोबार। ये बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। यहां से क्या मिलेगा? कोर निकोबार। अंडमान समूह और निकोबार समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यूपीएससी में पूछा गया था पुराने समय में, 94 के आसपास, सॉरी 2004 या 90s के दौर में भी एक सवाल पूछा गया था ये वाला, अंडमान समूह और निकोबार समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। काफी सारा लंबा वीडियो हो गया शायद, मुझे लग रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे अपन। अगले वीडियो में अपन निकोबार चैनल, ये जो द्वीप समूह आएगा इसको कंप्लीट करेंगे। इसी समूह का हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। 2 भागों में हमने इसको बांटा। दूसरा पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे और उसी के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि द्वीप समूह का दूसरा लक्षद्वीप वाला समूह है अरब सागर का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ऑल द बेस्ट।